नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम में बेसिकली आज जो हम कर रहे थे वो मेथड्स कर रहे थे, और मेथड्स नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के हमारे पास तीन है। पहला है इनकम मेथड, दूसरा जो है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड है, और तीसरा जो है हमारे पास वो एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो इनकम मेथड है। इनकम मेथड को किसी और भी नाम से जानते हैं। पहला तो इनकम मेथड खुद है, दूसरा इसे है फैक्टर पेमेंट मेथड। दूसरा क्या है? फैक्टर पेमेंट मेथड। तीसरा है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। तो इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहली बात, जब भी हम इनकम मेथड का यूज करते हैं तो हमें जो मिलता है, जो इनकम मेथड से जो हमें मिलता है वो सीधा मिलता है डोमेस्टिक इनकम। क्या मिलता है? डोमेस्टिक इनकम। जब भी हम इनकम मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमें डोमेस्टिक इनकम मिलता है। और डोमेस्टिक इनकम होता क्या है? ये होता है एनडीपी एट एफसी। क्या होता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम या एनडीपी एट एफसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। चलिए एक एक करके चीजें समझते हैं आखिर ये है क्या। तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम में हम तीन चीजों को बेसिकली ऐड करते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन बातों को समझ लेते हैं पहले। हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? हमारे पास तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है हमारे पास लैंड, एक होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनकी जो पेमेंट होती है, जो इन्हें पेमेंट की जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट की जाती है उसे फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। और इन्हीं फैक्टर पेमेंट का जो सम होता है वो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम या एनडीपी एट एफसी हमें कैलकुलेट करके देता है। तो जो पेमेंट फैक्टर पेमेंट है, लेबर को क्या मिलता है? लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, लैंड को क्या मिलता है? रेंट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इनका जो सम होता है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इसी को हम बेसिकली एनडीपी एट एफसी बोलते हैं। और एक एक करके चीजें समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। देखिए सबसे पहले वेजेस की बात करते हैं। एक व्यक्ति है जिसे एम्प्लॉयर बोला जाता है, एम्प्लॉयर, और एक व्यक्ति है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय मजदूर है, और एम्प्लॉयर कौन है? हु गिव्स जॉब, हु गिव्स जॉब, जिसने जॉब दिया है वो क्या है? एम्प्लॉयर है। और हु रिसीव द जॉब, वो कौन है? एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय बेसिकली अपनी रेंडरिंग करता है सर्विसेज की। ये रेंडरिंग सर्विसेज, जो मजदूर है वो अपनी सर्विसेज, अपनी लेबर सर्विसेज जो है वो एम्प्लॉयर को देता है, और एम्प्लॉयर उन सर्विसेज के बदले कुछ इसे पेमेंट करता है। ठीक, तो एम्प्लॉयर
जो भी पेमेंट एम्प्लॉय को करेगा वो सब के सब होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वो सारी की सारी पेमेंट क्या होती है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय होती है। तो ये बेसिकली जो पेमेंट करता है कौन कौन से फॉर्म में करता है? इन मॉनेटरी टर्म करता है, पैसे के फॉर्म में करता है, ठीक। पेमेंट इन काइंड करता है, पैसे ना देके उसके बदले कुछ फैसिलिटीज देता है, या सोशल वेलफेयर स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है। स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज रिसीव करता है, उसके बदले उसे कुछ पेमेंट करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करता है, वो जो भी पेमेंट है वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है। वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, पैसे के फॉर्म में भी पेमेंट हो सकता है, जो जिसे हम बेसिकली सैलरी एंड वेजेस बोलते हैं। बोनस भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ठीक, या किसी तरह के अलाउंसेस हो सकते हैं, जैसे महंगाई भत्ता अलाउंस या डियरनेस अलाउंस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये सारी पेमेंट जो होती है ये इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, और ये दे कौन रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो वेजेस, सैलरी या बोनस, कमीशन, अलाउंसेस हैं, ये सब के सब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है। ऐसा भी कई बार होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश ना दे के कुछ फैसिलिटीज दे देता है, जैसे रेंट फ्री होम दे दे। रेंट फ्री होम दे दे मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया लेकिन उससे किराया नहीं लेता उसका। उसके बाद कार की फैसिलिटी दे दे, या फिर स्कूल्स फ्री एजुकेशन दे दे उसके बच्चों के लिए, फ्री एजुकेशन, या फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दे, मेडिकल फैसिलिटीज दे दे। तो ये सारी के सारी पेमेंट जो होती है इन काइंड होती है। यहाँ पे पैसा नहीं दिया जा रहा, पैसे के बदले कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मॉनेटरी टर्म में सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस जैसी चीजें दे सकता है। इन काइंड सर्विसेज देता है, फैसिलिटीज देता है विदाउट एनी चार्जेस। तो रेंट फ्री होम दे दिया, कार फैसिलिटी दे दी उसके बच्चों के लिए या उसकी फैमिली के लिए, स्कूल्स और मेडिकल के फैसिलिटीज दे दी। तो इन सब में पेमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन उनके बीमार पड़ने या स्कूल में एडमिशन लेने पे कंपनी सारा का सारा खर्चा दे रही है। तो इसे बोलते हैं कंपनसेशन इन काइंड या सैलरी इन काइंड। सोशल वेलफेयर स्कीम में कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, जैसे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुइटी फंड। इस तरीके से अलग अलग फंड है जो सोशल वेलफेयर के लिए होता है। ये बेसिकली काम आता है रिटायरमेंट पर। मतलब एक एम्प्लॉय जो अपने 60 साल की उम्र तक इस एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, रिटायरमेंट के बाद उसके लिए बेनिफिट्स के लिए पूरे उसके वर्किंग, मतलब जब जॉब का ईयर होता है, जब वर्किंग ईयर होता है, उसमें उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा और कुछ एम्प्लॉयर अपनी तरफ से। आप इसे इस तरीके से समझिए, मान लीजिए एम्प्लॉयर का 10% सैलरी रख लिया इसने, एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से 10% मिला के टोटल 20% हर महीने उसके सैलरी से डिडक्ट करके ये उसके वेलफेयर के लिए, उसके रिटायरमेंट के लिए सेव कर लेता है। इसी को हम सोशल वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। तो इस स्कीम में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का हिस्सा होता है। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में बेसिकली ये सारी चीजें आती हैं, और इसमें जो लेबर होता है, फैक्टर हमने क्या किया था अभी, यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो लेबर की होता है, इसकी जो पेमेंट होती है वेजेस, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। सेकंड जो था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस था, उसे भी देख लेते हैं एक बार। ऑपरेटिंग सरप्लस को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारे पास? जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो
ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाता है हमारे पास हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे। एक लैंड था, लेबर हो चुका है पहले से, कैपिटल और एंट्रेप्रेन्योर। तो लैंड के बदले क्या दिया जाता है, रेंट। कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। और एंट्रेप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इनका जो सम होता है ये ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है। रेंट के साथ कई बार यहाँ पे हमें रॉयल्टी देखने को मिलती है। ठीक, तो रेंट होता क्या है, ये रेंट आप सबको पता है, रॉयल्टी हम समझ लेते हैं। ये किसी तरह के राइट आपके पास है, जैसे मेरे पास कोई माइन है, मान लीजिए कोल माइनिंग है मेरे पास। ठीक, तो ये जो कोल माइनिंग नहीं है मेरे पास, बेसिकली मेरे पास जो जमीन है उस पे कोल है, कोयला जो है मेरे जमीन में कोयला निकला है। तो अब जो भी जिसे भी मैं उसे कोल माइनिंग का राइट दे रहा हूँ, वो मतलब उसके लिए मुझे क्या करे, जमीन तो मेरी है लेकिन उसके माइनिंग का जो मैंने राइट दिया है ना, उसके बदले जो वो मुझे कंपनसेट करेगा, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। या फिर मैंने बुक कोई पब्लिश की, बुक कोई लिखा और उस बुक के उसके सेल पे जो मुझे जो उसके ये मुझे उसके बदले जो कंपनसेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो रॉयल्टी किसी तरीके का मेरे पास जो राइट था, उस राइट को मैंने किसी को एक तरह से लीज पे दिया हुआ है और उसके बदले जो मुझे अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो सिंपल सी बात है। तो रेंट और रॉयल्टी लगभग एक ही चीज है, समझ लीजिए आप इतना। ओके, सेकंड थिंग आपका है इंटरेस्ट। ये कैपिटल के बदले मिलता है। तीसरा मिलता है प्रॉफिट। ठीक, तो इंटरेस्ट का कोई सेकंड नाम नहीं है। अगर प्रॉफिट आपको गिवन है तो बढ़िया, और अगर नहीं गिवन है तो इसके अंदर तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। प्रॉफिट के अंदर तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है बेसिकली। एक आता है डिविडेंड, एक आता है कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा जो आता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम या रिजर्व आता है। रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, या तो रिजर्व कह लीजिए आप या अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कह लीजिए। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा होता है। तो इसमें मैंने आपको तीन चीजें बताया था। एक कंपनसेशन टू एम्प्लॉय बता दिया मैंने, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है, जो तीसरा मिक्स्ड इनकम है वो बेसिकली ऐसे लोगों की इनकम होती है। मिक्स्ड इनकम जो होती है वो ऐसे लोगों की इनकम होती है जो जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, तो उस शॉपकीपर का जो शॉप है, मान लीजिए उसने अपने मकान में शॉप स्टार्ट कर लिया, तो उसका कैपिटल भी अपना है, उसने पैसा भी अपनी जेब से लगाया, उसका मेहनत भी खुद का है, ऑनरशिप भी उसी के पास है, और कैपिटल, लेबर, ऑनरशिप, और जो जमीन है, जो घर है, वो भी उसका अपना है। तो ऐसे इनकम को किसी एक सोर्स से इनकम नहीं आ रही होती है। थोड़ा पैसा उसे रेंट का अपने पास आ रहा होता है, थोड़ा सा उसे वेजेस का पैसा आ रहा होता है, थोड़ा सा उसे प्रॉफिट भी मिल रहा होता है क्योंकि उसका सेल्फ का बिजनेस है, थोड़ा सा पैसा उसने अपनी जेब से लगाया तो इंटरेस्ट का भी हिस्सा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर है, सेल्फ प्रैक्टिशनर है, या लॉयर हो गया, ठीक, शॉपकीपर एक एग्जांपल मैंने बताया। तो ऐसे लोगों को किसी एक सोर्स का इनकम नहीं आता, सब कुछ मिक्स फॉर्म में आता है। तो इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड की जो इनकम होती है उसे मिक्स्ड इनकम की श्रेणी में रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इन तीनों का इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। कहाँ गया भैया, ये रहा। तो एनडीपी-एफसी में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम है। ये लेबर को की जाने वाली सारी पेमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में
प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, ये इनका सम होता है। और जो मिक्स्ड इनकम होता है, तो मिक्स्ड इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयड को जो पैसा मिलता है, जो कमाई होती है, उसे बेसिकली इंक्लूड किया जाता है। और इन तीनों को जब भी हम जोड़ते हैं हमें एनडीपीएटएफसी मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अगली वीडियो में।